एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था प्रीलिम्स का, जो एग्जाम हुआ था, उसका हम एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, किस लेवल के थे, वो इजी थे, मॉडरेट थे या टफ थे। अगर थे तो कितने क्वेश्चन टफ आए थे और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो हम कर सकते थे, अटेम्प्ट कर सकते थे। और दूसरी चीज ये कि एग्जाम के दौरान, एग्जाम देते हुए एग्जाम हॉल में क्या क्या गलतियां होती हैं, वो उस बारे में भी हम बात करेंगे। अब ये बात लोग हमेशा क्या करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले बताते हैं कि एग्जाम में हम क्या क्या गलतियां करते हैं और कर सकते हैं और हो जाती हैं, बाय मिस्टेक हो जाती हैं। लेकिन अब वो बातें हमें अभी डिस्कस करना जरूरी है कि हम उन बातों को अभी से ध्यान में रखें कि अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जनरली मिस्टेक्स वही होती है, या तो बबल फिल करने में, या ऑप्शन चूज करने में, या क्वेश्चन पढ़ने में। सबसे ज्यादा मिस्टेक आपकी वही होती है, और टाइम मैनेजमेंट में। इन सारी बातों पे ध्यान देना अभी से ज्यादा अभी जरूरी है कि हम अभी से इन चीजों को प्रैक्टिस में लाएंगे तो आगे हमारे जो एग्जाम के दिन 16 फरवरी को हम वो गलती नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि मेरा पर्पस ही यही है, सिर्फ एनालिसिस करना नहीं है कि मैं एनालिसिस तो आप घर पे भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया ही हुआ है कि कैसे करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए लेके आई हूँ कि मैं अपनी गलती आपको बता सकूं कि मैंने क्या क्या गलती करी थी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसी गलती करके आए हो, लेकिन उस गलती को पकड़ नहीं पा रहे हो कि उस गलती को देख के हमें वर्क कहाँ करना है, अपने आप को इम्प्रूव कहाँ करना है, उस बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। चलो, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में आए, ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं रखूंगी। आज एक पार्ट आ जाएगा और हो सकता है नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन 1 से मैं स्टार्ट करूंगी। तो मेरा पेपर था सेट बी मिला था मुझे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मुझे मिला था सेट बी में, इमिटेशन गेम। इसका मूल नाम क्या था। ठीक है, इंग्लिश में आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। अगर जिन्होंने लास्ट ईयर पेपर दिया था तो वो आप क्वेश्चन पेपर अपना निकाल सकते हैं, साथ साथ और लिखते चल सकते हैं कि क्या क्या गलती उन्होंने करी थी, कौन से क्वेश्चन इजी थे। अगर अभी तक उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं किया है तो मेरे साथ कर सकते हैं। और अगर जो एग्जाम नहीं दिया था, जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, 2025 जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन ही देख सकते हैं अपने फोन पे, या उनके पास बुक होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसमें 2024 का पेपर है तो वो आप निकाल के देख सकते हैं। साथ साथ मैं क्वेश्चन पढ़ती जा रही हूँ तो साथ साथ आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये था कि इमिटेशन गेम, इसका मूल नाम क्या था। ठीक है, तो इंग्लिश में ही पढ़ देती हूँ। द इमिटेशन गेम वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ। ठीक है, अब ऑप्शन है लिप्स करके, LISP, द ट्यूरिंग टेस्ट, द हॉल्टिंग प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबव। अब जनरली क्या होता है, हमारे एग्जाम में हमेशा ये बोला जाता है कि जिसमें ऑल ऑफ द अबव दिया हो, आप वो आंसर लगभग सही होता है, 99% सही होता है। मुझे भी अभी तक ये था कि 99% ऑल ऑफ द अबव सही होता है। मेरा पहला ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आया था, शायद ये क्वेश्चन ना मुझे लास्ट में मिलता ना तो मैं ऑल ऑफ द अबव लगा के आ जाती, क्योंकि मेरा मन कह रहा था कि ऑल ऑफ द अबव लगा देती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ना इसका आंसर पता था कि इसका आंसर द ट्यूरिंग टेस्ट है। अब ये कैसे पता था मुझे नहीं पता कि ये शायद मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, और कहीं पढ़ा भी तो मुझे अभी तक याद नहीं आया मैंने कहाँ पढ़ा था, ये चीज किस चीज में पढ़ी थी। लेकिन शायद माइंड बहुत फ्रेश था उस टाइम, मैं बहुत कूल थी। ठीक है, तो उस वजह से मैंने ये आंसर लगाया और बार बार मेरा मन कह रहा था कि ऑल ऑफ द अबव लगा देती हूँ, शायद ये सही हो जाएगा। क्योंकि ऐसी गलती मैं पहले भी कर चुकी हूँ, मैंने ऑल ऑफ द अबव नहीं लगाया लेकिन और वो आंसर गलत हो गया। पता नहीं एग्जाम में फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, इसका आंसर ट्यूरिंग टेस्ट है, बार बार वो चीज आ रही थी, तो मैंने कहा नहीं, ट्यूरिंग टेस्ट ही लगाती हूँ, और वो आंसर सही हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको एग्जाम सेंटर में ही आपको डील करनी पड़ती हैं। आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाओगे ना, ये चीज यहाँ डील नहीं करनी पड़ेगी। तो इन चीजों को ध्यान रखो, इसलिए मैं ये एनालिसिस लेके आई हूँ कि मैंने क्या गलती करी। हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज से डील कर रहे होंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्विटर के संस्थापक क्या है, फाउंडर क्या है, सबको पता है, जैक डॉर्सी। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये बनना ही चाहिए। पहला वाला टफ क्वेश्चन मैं मान सकती हूँ, टफ या मॉडरेट बोल सकते हैं, टफ ही होगा शायद, बहुत कम लोगों को इसका आंसर एग्जैक्टली पता होगा कि क्या होता है।
ठीक है, तो सेकंड आंसर बहुत इजी था, सबको बन जाएगा, सब जगह मिल जाएगा ये। ठीक, इसके बाद आया था कि ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है, What are the 4 pillars of the e-governance। ठीक है, तो ये आंसर आपको ना मिल जाएगा, ये निर्माण की IAS की बुक में, शायद और भी बुक्स में होगा, मैंने निर्माण की बुक पढ़ी तो उसमें ये वाला आंसर था, तो मैं वहीं से पढ़ के गई थी तो मुझे ये बन गया। तो पहला इसका लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, ये आंसर था इसका। पीपल, रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज, ये इसका आंसर था। फिर है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो है कर्नल था, जो मैंने नहीं लगाया, मेरा क्वेश्चन गलत है ये। कमांड सेल, डायरेक्टरीज एंड प्रोग्राम और फाइल्स। अब इसमें भी मुझे ना 2 आंसर लग रहे थे, कर्नल भी लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ा था, मतलब इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा था लेकिन कभी मैंने कभी ना कभी तो इसको पढ़ा था, शायद मैं जब बीकॉम कर रही थी शायद तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह उसमें ज्यादा पूछा जाता था, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद कर्नल है, पर पता नहीं मेरा दिमाग कहीं घूम गया तो मैंने कमांड शेल लगा गया, पता नहीं क्यों लगाया। ठीक है, तो कई बार आपका वहां पे ना दिमाग अलग ही काम करता है, अलग ही दुनिया में चला जाता है, मुझे ऐसा लगता है कई बार सही काम करता है, कई बार अलग दुनिया में चला जाता है। तो मुझे लगाना था कर्नल था लेकिन मैंने लगा के आया कमांड शेल, क्यों लगाया वो मुझे भी नहीं पता, शायद मैं इसका इंग्लिश में देख लेती, पढ़ लेती तो मैं नहीं लगाती कमांड शेल। कई बार मैं ज्यादातर मिस्टेक मेरी यही होती है कि मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ती हूँ और मैं गलत करती हूँ, शायद मैं इंग्लिश में देख लेती क्योंकि वहां पे मुझे ना हमेशा टाइम कम पड़ जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि टाइम कम पड़ता है, बहुत लोग तो बोलते हैं नहीं सफिशिएंट टाइम है, मुझे थोड़ा सा कम लगता है, वो इसलिए लगता है कई बार मैं क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे देती हूँ और जहाँ पे देना रहता है वहां के लिए टाइम नहीं बचता है, तो शायद यही रीजन था मैंने ये आंसर, मैंने क्वेश्चन छोड़ वाला का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आता है करेंटली एज एन क्या है, मतलब सर्च इंजन है कि सोशल नेटवर्किंग साइट है, ब्लॉग है कि इंटरनेट फोरम है। इसका आंसर है सर्च इंजन। ठीक है, और सर्च इंजन मैंने भी सर्च इंजन ही लगाया हुआ है इसमें मैंने अपना आंसर, और काफी सारे लोगों का ये आंसर गलत हुआ था और ये एक टफ क्वेश्चन माना जाएगा। अब मैंने सर्च इंजन क्यों लगाया वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो पिछले सालों के क्वेश्चंस देखे थे उसमें जनरली सर्च इंजन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था, ज्यादातर टाइम पर, ज्यादातर उसमें सर्च इंजन के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछा गया था। सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी क्वेश्चन पूछे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सर्च इंजन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो मेरे को ऐसा लगा, वहां पे मेरा दिमाग ऐसा काम किया कि शायद ये सर्च इंजन ही होगा। मुझे पता तो था नहीं आंसर, शायद किसी को भी नहीं पता होगा इसका आंसर, क्योंकि यूनिट 9 के जो क्वेश्चन आए थे वो लगभग टफ क्वेश्चन कंसीडर करे जा सकते हैं। तो कोटेली भी ऐसा ही कुछ था कि उसका सर्च इंजन हो सकता है, कहीं कहीं भी इसका सोशल नेटवर्किंग साइट भी आंसर दिया गया है लेकिन आयोग ने इसका सर्च इंजन ही दिया है, और मेरे को भी ऐसा लगा कि शायद सर्च इंजन ही होगा कि जनरली उन्होंने पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे हैं, मैं पिछले 10 सालों की बात कर रही हूँ, उनमें जितने क्वेश्चन पूछे हैं सर्च इंजन के ऊपर पूछे गए हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना जरूरी है, वहां से हम चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन का हमें आंसर पता हो, हर क्वेश्चन हमें रटा हो, ऐसा नहीं होता है कि किसी बुक से क्वेश्चन फंस जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आपकी कुछ समझ होती है, कुछ आपने कहीं पढ़ा होता है, कहीं सुना होता है, वहां से चीजें या प्रीवियस ईयर से कहीं ना कहीं से लिंक जोड़ के आप आंसर सही कर जाते हो। ठीक है, तो वो एक ऐसा क्वेश्चन था ये। इसके बाद आता है कि भ्रामक हमला ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कहता है। इसका आंसर था फिशिंग। अब हर साल साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ये फिक्स्ड है। तो मैंने साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छे से पढ़ा था क्योंकि मेरे को पता था, और लास्ट ईयर्स 21-22 में लगभग मेरे क्वेश्चन ना साइबर सिक्योरिटी से गलत हो रहे थे, तो मैंने एकदम रट लिया था कि फिशिंग क्या होती है, स्पूफिंग क्या होती है, क्या ये अलग अलग से मैंने इसको अच्छे से कर लिया था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, मुझे कंफ्यूज करता है। और ये चीज भी मैंने समझ ली थी कि ज्यादातर जो आयोग क्वेश्चन पूछता है वो फिशिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, साइबर सिक्योरिटी से तो पूछना ही पूछना है, और जो मेन उसका फोकस रहता है वो फिशिंग के ऊपर रहता है। तो लगभग आंसर फिशिंग, अगर ऑप्शन में फिशिंग आंसर है तो लगभग ऐसा होता है। मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि यही आंसर होता, नहीं तो आप मेरे को कल को बोलो कि आपने तो बोला था कि फिशिंग ही आंसर होता, नहीं,
90% ऐसा होता है कि फिशिंग आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था कि उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। तो इसका आंसर है लिंक्डइन। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, लास्ट वाला भी इजी क्वेश्चन था फिशिंग वाला, क्योंकि ये लगभग बुक्स में दिया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी आप पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने मिल जाएगा। लिंक्डइन भी आपको सोशल नेटवर्किंग साइट वाला जो पोर्शन है निर्माण में आपको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, तो ये भी आपको एक इजी क्वेश्चन है, आपको किसी भी बुक में, कंप्यूटर वाले बुक में इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ बोल सकते हो आप इसको, या मॉडरेट कह सकते हो। इसका आंसर था मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। अब मैंने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा नहीं था, बट मुझे जो अभी जनरल चीजें चल रही हैं मार्केट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिस्ट, इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि हमारा पेपर सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, जीएस का पेपर होता है, तो हमें सामान्य जानकारी होना जरूरी है। मशीन लर्निंग क्या होती है इसको डीप में जाना जरूरी नहीं है, बट एक सिंपल हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपल में पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो इसका जो आंसर थे वो ये थे कि जो ऑप्शन थे, नेटवर्क डिजाइन, साइबर फॉरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर और मशीन लर्निंग। तो इसमें से मुझे लगा कि मशीन लर्निंग ही आंसर होना चाहिए। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा एक दूसरे से मिलता जुलता लग रहा था, और एग्जैक्टली मुझे इसका आंसर नहीं पता था कि नहीं, मैं श्योर थी कि मशीन लर्निंग होगा, बट मुझे एक था कि 90% चांसेस था, लग रहा था कि मुझे मशीन लर्निंग इसका आंसर हो सकता है। तो हमें ज्यादातर यहाँ पे मैं बोलूंगी हो सकता मैं तुक्का ही लगाया है, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था कि क्या आंसर होने वाला है इसका। हो सकता है गलत भी हो जाता, पर 90% मुझे लग रहा था कि मशीन लर्निंग ही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसका आंसर लगाया था, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस मुझे लग रहे थे कि मुझे लग रहा था ये मैच ही नहीं कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ओके, कुछ तो मैंने दिमाग लगाया, या बोल सकते हो अपनी समझ से इस आंसर को लगाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है MPEG का अर्थ क्या होता है? इसका है फुल फॉर्म पूछा था इसका, तो मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, और ये भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, शायद मैंने मॉक टेस्ट जो दिए थे महात्मा गांधी के उसमें ये क्वेश्चन आया था, वहां से मैंने ये याद किया था, या मुझे याद था वो क्वेश्चन अलग से, मैंने शायद मैं पढ़ के गई थी और मुझे टेस्ट पेपर पे मिला था। बाकी मैं जो बुक पढ़ी थी शायद उसमें नहीं है निर्माण का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि उसमें है कि नहीं है, और होगा भी तो मुझे याद नहीं कि उसमें था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये टेस्ट पेपर्स में लगाया था। ठीक है, फिर आ जाते हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन। अब हिस्ट्री वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे इसमें, कि केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर इसका आंसर है। अब क्या बोलते हैं, इसका भी मुझे एग्जैक्टली आंसर नहीं पता था, थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया कि देवेंद्र नाथ ठाकुर इनका आंसर हो सकता है, कि पहले शायद केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय, सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ घटना चक्र में पढ़ा था कि केशव चंद्र सेन के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर या कुछ ऐसा कुछ हुआ था, तो इसलिए मुझे लगा कि देवेंद्र नाथ ठाकुर इसका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली शायद क्वेश्चन इसका नहीं है कहीं पे, एग्जैक्टली घटना चक्र में भी नहीं है, शायद स्पेक्ट्रम में दिया होगा, तो एग्जाम के पहले मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी थी, उसके पहले पढ़ी होगी, तो मे भी ध्यान में रहा होगा कि इसका आंसर ये हो सकता है। तो ये वाला आंसर भी मेरा सही था। आप इसको मॉडरेट कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा था उसके लिए टफ है, जिसने पढ़ा था उसके लिए इजी है, या मॉडरेट बोल सकते हो कि हर किसी ने ये आंसर क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर आपने मेंस का सिलेबस कंप्लीट किया है तो आप इसको कर जाओगे। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? ठीक है, तो इसमें अभी मैं अपना बताती हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों से बन गया हो, मेरा भी आंसर सही है, क्वेश्चन सही है। मैंने लगाया था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लगाया था, और ये मैंने क्यों लगाया था, वो इसलिए लगाया था कि मुझे ऐसा लगा कि वेल्स का जो राजकुमार था, आंसर क्यों लगाया था इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था। पहले मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन लगा रही थी, उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, शायद असहयोग आंदोलन के टाइम पे या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पे ये चीजें हुई थी, तो ये मैं बोल सकती हूँ कि मैंने तुक्का मारा था। एग्जैक्टली मुझे इसका आंसर भी नहीं पता था कि मैं श्योर थी कि यही आंसर होगा। ठीक है, मैं श्योर नहीं थी, मैंने एक तुक्का ही मारा था इसमें। ठीक है,
और नॉर्मल बुक्स में शायद ये आपको नहीं मिलेगा कि लूसेंट में मिल जाए, घंटा चक्र मुझे आइडिया नहीं कि है कि नहीं शायद, लेकिन ये स्पेक्ट्रम में हो सकता है ये आंसर। ठीक है, इसके बाद आते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ मैं कि कौन सा क्वेश्चन है। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्यन पीरियड प्रतिष्ठा इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट से ये रिलेट करता है, रेवेन्यू, जस्टिस, मिलिट्री, इकोनॉमिक। ओके, तो इसका आंसर है न्याय विभाग, जस्टिस डिपार्टमेंट का आंसर। और मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना ही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर एशियन से क्वेश्चन बनता है तो ज्यादातर इन चीजों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और मैंने अच्छे से पढ़ के गई थी मैं मौर्यकालीन व्यवस्था। ये वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे लगता है कि मैंने टेस्ट पेपर्स में से कहीं लगाया था, क्योंकि ये शायद लूसेंट में ये क्वेश्चन नहीं है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अगर होगा तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि लूसेंट में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। मे बी नहीं दिया हुआ है। और ये जो मैंने क्वेश्चन लगाया था, मुझे लगता है मैंने जो मॉक टेस्ट लगाए थे उसमें से किसी में था, इस वजह से मुझे ये आंसर मेरा सही हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.एम. पढ़नेकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। तो इसका मुझे लगा कि कूटनीतिज्ञ में ना ज्यादातर गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है। ठीक है, कि आधुनिक भारत के वे सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। तो मुझे लगा ऐसा लगा कि शायद गोपाल कृष्ण गोखले था। एग्जैक्टली मुझे इसका भी आंसर नहीं पता था, मैंने इसमें भी तुक्का ही लगाया था कि गोपाल कृष्ण गोखले हो सकते हैं, हो सकता है दादा भाई नौरोजी भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ध्यान दादा भाई नौरोजी पे नहीं गया। कई बार ये चीजें ना आपको सही कर जाती है कि आपका ध्यान नहीं जाता, कई बार ऐसा होता है। ये एक तुक्का ही है, आपका इंस्टिंक्ट हो सकते हैं। क्योंकि मुझे इसका आंसर भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ मैंने कुछ दिमाग लगाया वहां पे। कई चीजें ऐसी हो जाती हैं कि कुछ आपका प्रीवियस नॉलेज कुछ रहता है किसी पॉइंट के बारे में, आप उस चीज को लगा के आप आंसर सही कर देते हो। और इसी तरह से आंसर गलत भी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप सही, क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे लगभग आंसर सही हैं। स्टार्टिंग में जो भी मेरा सेट बी था, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। लगभग 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो गलत हुए हैं। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन वो गलत हुए हैं। तो हम लगभग 14th क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। तो इसका आंसर था गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी एक हम टफ क्वेश्चन में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन टफ था या मॉडरेट भी बोल सकते हैं, इजी तो बिल्कुल नहीं था। हो सकता है बहुत सारे लोगों से नहीं बना हो सकता है बहुत सारे लोगों से बन गया हो। ओके, फिर इसके बाद आते हैं बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम है। तो इसका नाम मैंने लगाया बंकिम चंद्र चटर्जी। अब ये आंसर ऐसा था कि मैंने रिसेंटली तो नहीं पढ़ा था एग्जाम के पहले, लेकिन कभी पढ़ा था इसके बारे में, क्योंकि लगभग मुझे बुक्स का थोड़ा सा शौक है पढ़ने का, देखने का कि किसने कौन सी बुक लिखी है। तो मेरे को लगता है शायद मैंने क्वेश्चन जो था ना बहुत पहले कभी पढ़ा रहा होगा, इस एग्जाम की प्रिपरेशन के पहले की बात है। तो वो मुझे कहीं ध्यान था कि दुर्गेश नंदिनी शायद मेरे घर पे ये बुक थी, मेरी दादी पढ़ा करती हैं इस तरीके की बुक। तो मुझे वहां से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने दुर्गेश नंदिनी मैंने अपने घर पे देखी हुई है, और उनके जो राइटर है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और मैंने शायद ये किस में है क्वेश्चन मुझे नहीं पता, हो सकता है लूसेंट में होगा ये, आई डोंट नो, मे बी है ये बुक्स वाले सेक्शन में दिया हुआ है। तो आप बुक्स अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि हमेशा बुक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा कैसे सही हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें भी गलतियां करी हैं कि लोगों ने बंदोपाध्याय लगाया है, देवेंद्रनाथ लगाया, अलग अलग लगाया, रविन्द्रनाथ टैगोर लगाया है, पर इसका जो सही आंसर है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ओके, ठीक है, तो आप देखते चलो। इसका ये मतलब नहीं है कि कई बार होता है ना, हमारा जो एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, प्रीवियस नॉलेज होता है, वो आपका काम आ जाता है जीवन भर के। जो आपने पढ़ा हो कहीं पे, हो सकता है कई बार आप स्कूल टाइम में कोई चीजें पढ़ी होती है वो याद आ जाती है, कभी न्यूज़पेपर में कोई चीजें पढ़ी होती है। जरूरी नहीं है कि आप इन 3 महीनों में जो प्रिपरेशन कर रहे हो या 1 साल में जो प्रिपरेशन कर रहे हो सब वही काम आता है, आपका जीवन भर का नॉलेज काम आता है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है सबके ओपिनियन अलग अलग होते हो, और ज्यादातर ये चीजें एग्जाम सेंटर में ही काम आती हैं। आप सोचोगे कि मॉक टेस्ट में हम ये चीजें ला पाए, कोशिश तो करनी चाहिए कि हमें ये प्रैक्टिस जो हम वहां करते हैं एग्जाम सेंटर, एग्जाम हॉल में हम जो चीजें अपने दिमाग लगाते हैं वो चीजें हम मॉक टेस्ट में भी करें। तो उसका फायदा आपको एग्जाम सेंटर में होगा कि जो गलतियां आप
एग्जाम में जाके, एग्जाम हॉल में जाके करते हो वो पहले ही कर लो, वैसा दिमाग आप पहले ही लगा लो। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं भी इसी तरह से मॉक लगाऊं, जल्दबाजी ना करूं, थोड़ा सोच के जो दिमाग में वहां लगाती हूँ वो दिमाग में यहाँ भी लगाने की कोशिश करूँ। मैं ऐसा ट्राई करूंगी और आप लोग भी यही करो कि जो दिमाग हम एग्जाम सेंटर में लगाते हैं, कम दिमाग लगाते हैं या ज्यादा दिमाग लगाते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी करें, मॉक लगाते हुए भी करें, तो आपको एग्जाम सेट में इतनी दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम के दिन उतनी दिक्कत नहीं होगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है अथर्ववेद। आपको हर जगह मिल जाएगा इसका आंसर, बहुत सारे जो पीडीएफ्स आई थी उसमें दिया गया है, और शायद एग्जैक्टली आंसर नहीं दिया, लिखा नहीं है, लेकिन आप पूरा पढ़ोगे उसके बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा कि अथर्ववेद में ही ये दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको इजी क्वेश्चन में कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये दिया गया है हर बुक्स पे। फिर आता है क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था। अब इसका तो मुझे लगता है किसी को नहीं पता होगा। त्रिष्टुभ मंत्र कुछ इसका आंसर था, मैंने लगाया था गायत्री मंत्र, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई ये पता था कि जो उपनयन संस्कार होता है उसमें गायत्री मंत्र का ही उच्चारण किया जाता है जब हम उपनयन संस्कार होता है। मुझे ये नहीं पता था कि क्षत्रिय और अलग अलग होता है, ये सब मुझे नहीं पता था, और शायद किसी में दिया भी नहीं गया होगा, और दिया भी गया तो मैंने तो नहीं पढ़ा था ये, तो ये एक मेरा गलत हो गया था। त्रिष्टुभ मंत्र था इसका। ये एक टफ क्वेश्चन मैं मानूंगी कि ये टफ था, कि हर किसी से नहीं बना होगा और हर किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, नोट्स वगैरह में ये चीजें नहीं थी, तो ये मैं इस टफ क्वेश्चन मानूंगी। और ऐसे क्वेश्चंस के पीछे आपको भागना नहीं है, ठीक है। जो नॉर्मल नोट्स में दी गई है जो चीजें, आप वही पढ़ो, नॉर्मल चीजें पढ़ो। अब आप ये देख के मत जाना कि अरे ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है उपनयन संस्कार किस मंत्र से संबंधित, तो तुम हर चीज पढ़ने लोगे, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है।